Hello, good morning, FI BCom students. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Okay, let's start. So, yesterday we were discussing about the concept of liberalization. Am I right? The concept of liberalization. Now, today we are going to discuss about the concept of privatization. किसका ऑडियो किसका ऑडियो चालू है किसका ऑडियो चालू है बंद कीजिए प्लीज ओके सो लेट्स स्टार्ट when we are talking about the privatization, the concept of privatization, what do you think about the private things? Private word privatization ये आपको कॉमर्स में आता है, तो आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? प्राइवेटाइजेशन किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन किसको बोला जाता है? किसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन? हेलो, प्राइवेटाइजेशन किसको बोलते हैं? प्राइवेट तो सेक्टर, ओनर के अंडर है प्राइवेट सेक्टर। ओनर के अंडर मीन्स खुद अपने मालिक। एम आई राइट? सिंपल सी यस भाषा मैम। में बताया जाए तो जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल कम रहता है या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता है या कम रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं। या देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. This is another phenomenon which is continuously influencing Indian economy. It means the conversion of property rights from the state to the private owners कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का हाथ कम रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर का इन्फ्लुएंस कम रहता है, पब्लिक सेक्टर से वो प्राइवेट सेक्टर तक जाता है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं. Economic liberalization of 1991 was bold decision by Prime Minister Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh. The age-old control region was dismantled, import duties were rationalized, and the liberal trade policy was put into the place to promote the export. तो जब हम लिबरलाइजेशन का बात करते हैं या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं या प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो दो नाम हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देते हैं. 1990 और 1991 की जब हम बात करें, तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया था. बोल्ड डिसीजन कौन सा दिया था कि प्राइवेटाइजेशन को भी उसका, हम बोलते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन को उसका खुलासा होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन भी मार्केट में आना चाहिए. तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी. अभी हम आगे देखते हैं. The Indian economy or the economy was soon open to the foreign investors and the multinational corporations willing to tap the Indian market. तो जब ये बढ़ावा दिया गया प्राइवेटाइजेशन को, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन को जब बढ़ा दिया गया, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आने लगे. फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाने लगे. तो उसकी वजह से क्या हुआ, व्यापार बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, सोच बदलती गई, ट्रेंड बदलता गया, तो उसके साथ टाइम भी चेंज होता गया. ओके, आगे देखते हैं. What made the government to adopt the privatization policy? अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन अडोप्ट क्यों किया, उसके पीछे कौन सा रीजन था? तो फर्स्ट रीजन इज, firstly the public sector undertaking PSU companies had the little market discipline. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? आपको मैं ऑडियो म्यूट बताना चाहती हूँ, आप ऑडियो ऑन करके बैठे, आपके घर की पूरी आवाज़ आ रही है. और दूसरा मुझे ये बात बताने वाली हूँ कि जब भी आप अटेंडेंस लगाते हैं, दूसरे दिन की क्यों लगाते हैं? दूसरे दिन की अटेंडेंस क्यों लगाते हैं? इतना स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने उस दिन की अटेंडेंस लगाइए, कॉपी भी करने की ज़रूरत नहीं है.
आप देखें तो सही कौन सी शीट नंबर है, कि पहली है वो हमने भर चुकी है, दूसरी है वो भर चुकी है, तीसरी है, उसमें देखिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप अभी बच्चे नहीं रहे, छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको समझ में हाथ हाथ आपको पकड़ के वहाँ पे लिखवाना पड़े कि हाँ मेरी अटेंडेंस अभी फिलअप करो। और डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगले दिन की अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा साल के आपको अटेंडेंस एब्सेंट लगा दूंगी। दूसरी बात करते हैं, ओके, व्हाट मेड द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करता है? तो फर्स्टली द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज had a little market with the discipline. The worker had no incentives to show the efficiency and the growth. Even they had no fear of bankruptcy of the company. Therefore, GDP, that GDP of the country was low. तो अभी या जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, या जब हम प्राइवेट सॉरी हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, तो उस टाइम जो मार्केट था, जैसे मैंने बोला कि पास में जैसा मार्केट कैसा था, कम था, स्लो था, स्मॉल था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि फॉर एग्जांपल उनके पास वर्कर्स तो थे, लेकिन उनके वर्कर्स को इंसेंटिव नहीं मिलता था। सैलरी के बाद जो इंसेंटिव दिया जाता है ना, कि फॉर एग्जांपल आपका एफिशिएंसी है तो आपको ज़्यादा कुछ हम बोनस की तौर पे दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। तो वो नहीं दिया जाता था, और उसकी वजह से क्या होता था कि उनको कोई कंपनी का बैंकरप्सी का भी कोई उनको फियर नहीं था, भय नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कंट्री होती है, जो कंट्री का जो जीडीपी था वो कैसा था, लो था। एक तो क्या हुआ, पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो मैम, नहीं आ रहे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अडॉप्ट क्यों करती है, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट क्यों करती है। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट नए नए स्कीम निकालती है, हर एक टाइप की स्कीम निकालती है। यस ओके, मैम। कुछ लोग अपना टैक्स नहीं भरते हैं, काला पैसा, हम बोलते हैं ना ब्लैक मनी, काला पैसा, अपना होते हुए भी अपने जितना, आपको पता होगा कि जितना इनकम है आपका, उससे 10 परसेंट या कितना परसेंट होता है उसको हम गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये तो आप बात पता होगा आपको, ये बात तो पता होगा यस मैम। आपको। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग भरते ही नहीं है, वो काला पैसा मीन्स वो पैसा क्या हो जाता है, ब्लैक मनी में चला जाता है। फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, हर एक जो चीज़ें होती हैं उस पर दाम बढ़ाना पड़ता है। तो फिर गवर्नमेंट कुछ बर्डन क्या किसको दे देती है, पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को देती है, प्राइवेट सेक्टर काम करने लगे ऐसा। तो प्राइवेट सेक्टर जितना काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा होते हैं प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि यस अभी मैम। सभी जगह तो प्राइवेट सेक्टर ही चल रहा है, प्राइवेट कंपनी चल रही है, काम होता है वहाँ पे। तो जब हम पास की बात करें तो उसमें उस टाइम क्या था कि कस्टमर कम थे, मार्केट स्मॉल था, ये आपको मैंने कल बताया था। आज का जो मार्केट है उस कंपैरिजन में कुछ साल पहले जो मार्केट था वो कैसा था, स्मॉल था। लोगों के पास एफिशिएंसी तो थी, लेकिन उस एफिशिएंसी को सराहा नहीं जाता था, उनके ग्रोथ के लिए उनको सराहा नहीं जाता था, उनको इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे हम फॉर एग्जांपल जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब आपको इनिशियली 2,500-3,000 में नौकरी मिलता है या जॉब मिलता है तो आप वहाँ पे करोगे, लेकिन आप 1.5 साल के बाद का आपको 8-10 हज़ार मिलते हैं तो आप कहाँ पे जाओगे, वहीं पे जाओगे ना। 8-10 हज़ार मिलते हैं या 15 हज़ार मिलते हैं, वहाँ पे जाओगे ना, कि 2,500-3,000 में ही रहोगे आप, 2,500-3,000 नहीं। में रहे नहीं, हाँ वही बात हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता था कि लोगों का देखने का नज़रिया मीन्स, और जो वर्कर्स थे उनको इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता था, उनकी एफिशिएंस, वो अपनी एफिशिएंसी नहीं बता सकते। कि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो और आपको इतना सैलरी दिया जाता है, तो आप और हम बोलते हैं कि और मोटिवेशन से काम करते हो और एक्साइटमेंट से काम करते हो। तो जितना आप काम करते हो उतना सैलरी मिला तो आपको कैसा लगा, सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। यस मैम। हाँ, वही बात हो गई यहाँ पे। ओके, आगे का दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकेंडली द गवर्नमेंट Secondly, the government failed to obtain the efficiency in the work
and utilize the labor force and the capital invested to the full capacity. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का काम कौन सा था, गवर्नमेंट का काम ये था कि उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखें। कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में या ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में जाते हैं, तो हमारा काम उसी दिन हो जाता है क्या? हमारा काम उसी दिन हो जाता है? नहीं, क्या क्या नहीं करते होता। हैं, कैसे होता नहीं। है? नहीं होता है। क्या होता है? आपका जल्दी से काम हो जाएगा? कितना दिन लेगा? नहीं, नहीं होगा, जल्दी से काम नहीं होगा आपका। हाँ, वक्त पे वक्त लगता है, या आपकी पहचान है तो पहचान है तो ठीक है, तो पर पहचान है तो आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिश्वत, पहचान, वो काम वो हो तो आपका काम जल्दी हो जाए। तो फिर उस टाइम गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो गए। जो वर्कर्स थे उनकी एफिशिएंसी को ऑब्टेन करने में फेल हो गए। उन्होंने लेबर फोर्स चालू कर दिया। तो लेबर फोर्स जब चालू किया तो लेबर को उतने हिसाब से पैसा भी देना पड़ता है। एम आई राइट? उतने हिसाब से पैसे भी देना पड़ता यस है। मैम। तो उसमें गवर्नमेंट फेल हो गए, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी को ये काम सौंप दिया। थर्डली, देयर वर मेनी PSU लॉस मेकिंग फर्म्स वेयर लॉसेस वर reimbursed by the government. So finally the government took the decision of the privatization of such company. और तीसरा था कि जैसे हम बोले कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो कुछ कंपनियां हैं वो लॉसेस में चली गई कि हाँ बाबा गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाती है वहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जब हम मैं आपको पिछली बार भी एक एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जब दुकान का मालिक वहाँ पे खड़ा रहता है तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है कि हाँ मेरा कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे नौकर होगा तो क्या करेगा, नौकर होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, नौकर होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, नौकर होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, बताइए मुझे। वो जैसे मालिक काम करता है वैसा काम नहीं वैसा काम करेगा। नहीं करेगा। ओके, मीन्स आया है, देखा है, बताया है, ठीक है, लिया तो लिया, मुझे मुझे क्या, मुझे तो पैसा मिलने ही वाला है, मुझे तो सैलरी मिलने ही वाली है। तो दैट इज द थिंग। बट कुछ काम में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट करना चाहती थी फिर भी वहाँ पे उनको लॉस हुआ, वो सब जगह ध्यान नहीं दे पाई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अभी ये जो सब काम है उसको प्राइवेट कंपनीज में भेज दिया जाए। समझ में आया? ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ यस में आया? मैम। ये कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी हम देखते हैं कि हर एक जो चीज़ का जो बोलते हैं कि हर एक जो चीज़ का बोलते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो अभी हम देखने वाले एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है, द प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। एक तो ये समझ में आता है कि हाँ बाबा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल बर्डन कम कर देता है प्राइवेटाइजेशन। इट एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। दूसरा होता है कि एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स खुद का बनाओ, खुद सोचो, दूसरों की मीन्स जो हम बोलते हैं कि एफिशिएंट पर्सन है उसकी मदद लो कि गवर्नमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हम अपना शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके। Then it helps the government to spend more time, resources and energies necessary for the government for proper functioning. तो उसकी वजह से क्या होता है, it helps the government to spend more and more time. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाती है। Then it helps the government to improve the pace of economic development. इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट से रिलेटेड है। ये देखिए, द प्राइवेटाइजेशन रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जितना प्राइवेट कंपनीज को जितना फ़ायदा होता है उतना फ़ायदा मीन्स वो अपने हिसाब से अपने एफिशिएंसी जो वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव्स देने में, अपने वर्कर्स को बरकरार रखने में ये उसमें थोड़ा सा लगा देते हैं और उनका जो मुनाफा होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक स्पेस मिल जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट को वहाँ पैसा लगाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इट विल एलिमिनेट द पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस विच
will improve the efficiency and accountability। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है, कि जिसकी वजह से हमको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रहता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। समझ में आया? समझ में आया? मैम परत सांगा ना। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, जैसे हम मूवी देखते हैं, यस और नो? यस मूवी देखते हैं। आपने सिंघम फिल्म देखी है? सिंघम मूवी देखी है? सिंघम मूवी देखी यस है? मैम। ओके। वो जो कैरेक्टर बताए, जो सिंघम बताए, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, फिर भी वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता है। हर एक सेक्टर में, हर एक फैक्ट में उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है आपको, यस और नो? यस मैम। हाँ। जब उसका फॉर एग्जांपल खुद प्राइवेट प्राइवेट हम बोले कि फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल शिवाजी द बॉस, ये फिल्म आपने देखी है? शिवाजी द फिल्म, शिवाजी द बॉस ये फिल्म देखी है, यस और नो? यस मैम देखिए। हाँ देखिए। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल वो इनिशियल पार्ट बताएं कि वो सबकी मदद लेने जाता है, सबका लीगली सबके डॉक्यूमेंट्स वो आपको उसका कॉलेज बना रहा था तो उसको लीगली डॉक्यूमेंट, फिर भी वहाँ पे उसको गवर्नमेंट का जब उसने ये किया कि गवर्नमेंट का हेल्प लिया तो आपको वहाँ पे उसकी दिक्कतें दिखाई दी। यस मैम। हाँ। लेकिन जब वो उसके पास वो जो सब ब्लैक मनी निकालता है, फिर खुद कॉलेज ओपन करता है, सब काम पे लग जाता है, तो वहाँ पे किसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस दिखाई देता है आपको? वहाँ पे किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है? या सेल्फ गवर्नमेंट रोड बना रहा है, रास्ते बना रहा है, घर बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम दिखाई दिया ना? प्राइवेट, यस और नो? हेलो? यस मैम। हाँ वही बात है, अभी समझा कि नहीं समझा? अभी समझा? समझ। यस मैम। यस ओके। मैम समझा। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ मुझे मिहिर नहीं बाकी सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, सभी बच्चे मेरे ही हैं। आपको समझ में नहीं आया तुरंत बोलिए मैडम समझ में नहीं आ रहा है। और जितना भी होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ नए साल में नए संकल्प के साथ अपना काम कीजिए। ओके। आगे पढ़ते हैं। देखिए गाइडलाइंस फॉर प्राइवेटाइजेशन। Only non-performing PSU should be privatized. Unfortunately, the government sold even the profit-making units to the private sector. तो नॉन परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कि जो नॉन परफॉर्मिंग है, कि जिनका हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा प्राइवेट, कि जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का हाथ नहीं रहता है, दे शुड बी प्राइवेटाइज। और जब भी गवर्नमेंट काम करती है तो ऑब्वियसली कि कोई भी इंसान जो काम कर रहा है तो अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा, इसकी वजह से ही काम करता है। एम आई राइट? अगर कोई इंसान काम करता है तो अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम करेगा ना, यस और नो? यस। हाँ। यस मैम। तो जब भी गवर्नमेंट कोई काम करती है उसको जो प्रॉफिट बनाना है तो वो ये प्रॉफिट ये यूनिट को मीन्स प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि टैक्स भरना है, या ज़्यादातर पॉलिटिक्स में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन टैक्स वगैरह भरना है या हमारा जो ड्यूटी है सिटीजन का, वो ड्यूटी हमें परफॉर्म अच्छी तरह से किया तो वो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज डिजायर टू मिनिमाइज द बजटरी deficit. However, the receipt from the sale of PSU is one-time gain, and as a result, the government lost the future returns from the profitable USP which are sold in the private agencies. तो जैसे हम बोलते हैं कि उसका जो प्राइवेटाइजेशन का इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, तो क्या होता है प्राइवेटाइज कोई भी जब इंसान काम करता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मीन्स उसका एम क्या रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, जो गलतियां हैं उसको कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। ओके। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा प्रॉफिट जाने की वजह से या प्रॉफिट कमाने की वजह से कभी कभी होता है उसका जो फ्यूचर रिटर्न्स होता है, क्योंकि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं उसका क्या होता है कभी कभी रिटर्न मिलता ही नहीं।
तो ये जो रिटर्न नहीं मिलता है तो उसको फिर क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्राइवेट एजेंसी को बेच देना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल हम आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बस, ओके, जो गवर्नमेंट बसेस होती है अपना हमारे यहाँ पे भी है। तो ज़्यादातर अभी जैसे हम क्या बोले कि अश्विनी की जो अश्विनी की जो बसेस हैं वो आपको ज़्यादा प्रीफर अभी जाना उसमें प्रीफर पसंद करेंगे या गवर्नमेंट बस में जाना पसंद करेंगे, किस में जाना पसंद गवर्नमेंट करेंगे? बस में। गवर्नमेंट बस में, पर ज़्यादातर हम गवर्नमेंट बस में जाना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम अश्विनी ट्रैवल ट्रैवल ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट है ना, तो उसमें जाना पसंद करते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लॉसेस आ रहे हैं तो फिर ये जो सेक्टर होता है वो क्या होता है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देता है। जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी। मोस्ट ऑफ द PSU which privatization were underpriced. Thus, the valuable national assets were sold at the throwaway price. For example, the privatization of the government owned the Central Hotel near Mumbai Airport, and this must be avoided. तो अभी जब हम PSU की बात करते हैं तो सब PSU किस में आते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसे आते हैं? प्राइवेटाइजेशन में आते हैं। ओके, वर अंडर प्राइस कि फॉर एग्जांपल अगर मुंबई एयरपोर्ट है वहाँ पे फॉर एग्जांपल और मुंबई एयरपोर्ट है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ओन द सेंट्रल होटल नियर द मुंबई एयरपोर्ट कि हाँ कि जो प्राइवेटाइज मीन्स गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है कि हाँ बाबा अभी एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के पास आजू बाजू में या उसके आसपास होटल होना चाहिए। तो पर क्या करते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बनने नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में यस आ रहा मैम। है? ओके, ओके, फिर से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं विच आर प्राइवेटाइजेशन वर अंडर प्राइस कि जब हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जब प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो हम बोलते हैं ना रेट कैसा होता है, थोड़ा सा लो होता है, अंडर प्राइस आता है। ओके, और द वैल्यूएबल नेशनल एसेट वर सोल्ड एट द थ्रो वे प्राइजेस कि वैल्यूएबल नेशनल एसेट की जो हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट के हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं क्वार्टर्स वगैरह होते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट यस क्वार्टर्स मैम। होते हैं कि नहीं, तो उनका हम बोले ना कि फॉर एग्जांपल उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो लोग रहते हैं उसमें कौन रह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वही गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह सकते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास की बात नहीं है लेकिन हमारे जैसे प्राइवेट में जिसका पूरा अपना बिजनेस लेके बैठे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में रह सकते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह सकते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स नो में रह मैम सकते नहीं। हैं, नहीं रह सकते। ओके, तो उनके लिए हम क्या फिर जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं नेशनल एसेट। तो नेशनल एसेट कोई भी प्राइस पे उसको बेच दिया जाता है। नेशनल एसेट होती है उसको हम बोलते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है तो उसको बेचना है तो वो कोई भी प्राइस पे बेच देगा। ओके, उसको जितना प्राइस उसको जितना प्राइस चाहिए, गवर्नमेंट को जितना प्राइस है उतने में उतना वो बेच देगा। दूसरा होता है कि हम जब गवर्नमेंट दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इफ द privatization of the government owned the central hotel near the Mumbai airport, this must be avoided कि अगर गवर्नमेंट का हम बोलते गवर्नमेंट खुद वहाँ पे जो होटल बनाना चाहती है मीन्स एयरपोर्ट के आसपास तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एसेट है, नेशनल एसेट है, उसका किस तरह से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ में यस आ रहा मैम। है? ओके, आगे देखते हैं। While privatization of any PSU, the government should be see the buyers maintain all the employees even if he finds the attractive purchase the unit, otherwise the unemployment problem will increase. In most of the cases, the privatization this point is ignored by the government. तो ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे कि while privatization of any PSU, the government should see the buyers maintain all the employees even if he finds attractive to purchase a unit। कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे देखता है कि प्राइवेटाइजेशन का जो मालिक है, जो ओनर है, वो सभी एम्प्लॉय को जो बायर्स है या उसको मेंटेन करता है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें फेल हो जाती है ना,
तो इसकी वजह से वो सब कुछ काम कहाँ पे सौंप देती है, प्राइवेट एजेंसी के पास। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। और इन द केसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन दिस पॉइंट इज इग्नोर बाय द गवर्नमेंट। और जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो वो पूरा का पूरा ध्यान देती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ यस रहा है मैम, कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? थोड़ा या थोड़ा समझ में आ रहा अभी क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है इंसान, बरोबर है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला जो इंसान होगा वो क्लेम कर सकता है कि मुझे निकालने का रीज़न क्या है। समझ में आ रहा है? सिंपल से एग्जांपल देती हूँ है। यस कि मैम, हाँ, कि निकालने का रीज़न क्या है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि वो अलग रहता है ना। तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफियरेंस नहीं करेगी, भाई इसको क्यों निकाल दिया, आपने इतने एम्प्लॉयमेंट क्यों लिए, इनको क्यों निकाल दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम, हाँ। यस मैम। अगर वहाँ पे इंसान फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान रिटायर होता है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होता है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होता है। एम आई राइट? यस मैम, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है कि अगर वो इंसान चला गया है तो वहाँ पे भर्ती होने वाली है, वहाँ पे लिया जाता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या है, अगर अपना काम ठीक से नहीं किया, आपको निकाल दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो ओनर है प्राइवेटाइजेशन का, उसकी होगी। एम आई राइट? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, तो ये आपको समझ। यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, फोटो ठीक से नहीं आया। ओके। ओके, अभी हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? इन द पास्ट 3 decades more and more MNC have been looking for the location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between the countries has been rising rapidly. A large part of foreign trade is also controlled by MNC. For example, car manufacturing plant of Ford Motors in India not only the produces car for the Indian market but it also exports the car to other developing countries. It also exports the car components for its many factories around the world. Likewise, the activities of MNC involve substantial trade in the goods and services. ओके, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन में फॉर एग्जांपल हम ग्लोबल में पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें क्या बताया गया है कि जब हम पास्ट 3 decades की बात करते हैं, हाँ, पास्ट 3 decades की बात करते हैं, 30-40 साल पहले की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम सुना होगा, आप हिस्ट्री में ये पढ़ चुके यस होंगे। मैम, ओके, तो तब भी हमारे देश में फॉरेन कंपनीज आना चाहती थी क्योंकि उस टाइम भारत जो हमारा देश था वो सोने की चिड़िया थी। ये आपको शायद पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ओके, तो बहुत सारी कंपनियां आई, यहाँ पे रुकी, फिर जितना जो अच्छा अच्छा सब कुछ जो था वो लेके चले गए। तो उस टाइम वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन कंपनीज थे तो अपने हिसाब से सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में अपना एक, हम बोलते हैं कि अपना इमेज बनाना चाहती थी कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो। ओके, तो जब हम फॉर एग्जांपल फोर्ड आपने नाम सुना होगा, फोर्ड कार। ओके, फोर्ड, तो ये जो कंपनी है तो सिर्फ वो अपने इंडियन मार्केट के लिए ही कार्स नहीं बनाती फोर्ड कार, लेकिन बाहर
कि जो हम बोलते हैं कि जैसे कॉम्पिटिटर्स हमारे देश में आते हैं, तो उसकी वजह से हम जो हमारे बोलते हैं कि डोमेस्टिक लोकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ज़्यादा हम बोलते हैं कि कंपटीशन को टफ कंपटीशन को देने की हम बोलते हैं कि उनको एक चैलेंज किया जाता है कि अभी हम वहाँ मार्केट में किस तरह से सस्टेन करें। समझ में आ रहा है? डू आई अंडरस्टैंड? डू आई अंडरस्टैंड? हेलो? नो मैम। नहीं। ओके। फ्यूचर। हाँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आई थी, हमारे भारत में आई थी। ओके। यस मैम। ओके, उन्होंने कुछ साल हमारे यहाँ पे राज किया, अंग्रेज आए थे, राज्य किया, फिर चले गए। ओके, मीन्स जितना हमारा सब कुछ जो अच्छी चीज़ें थी वो कहाँ लेके चले गए, अपने देश में लेके चले गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब भी फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आती हैं, तो फिर इस्तेमाल किसका होता है, इस्तेमाल किसका होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो हमारे नेशनल एसेट का इस्तेमाल होता है, फिर हमारे जो हम बोलते हैं युवा पीढ़ी है उनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे उनको काम दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, फिर लेकिन वो आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो या फॉरेन इन्वेस्टर मीन्स वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है उसके लिए काम कर रहे हो, फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए काम कर रहे हो ना, फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए यस काम मैम। कर रहे हो कि नहीं। ओके, जो हम बोलते हैं टैलेंट, एफिशिएंसी, ग्रोथ बोलते हैं, वहाँ पे खर्च होता है, वहाँ पे उनका खर्च हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल फोर्ड कार ही हमारी इंडियन कंपनी है। फोर्ड फोर्ड नाम सुना होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। ओके, तो ये जो कंपनी है तो सिर्फ हमारी इंडिया के लिए नहीं बनाई है, हमारी इंडिया के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो फोर्ड कार होती है सबके लिए बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेके, या फॉर एग्जांपल फर्नीचर आपको फर्नीचर का एग्जांपल देती हूँ कि जब आप यूट्यूब पे या डिस्कवरी पे जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हर एक टाइप के जैसे फर्नीचर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हैं कभी कभी, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यस मैम। देखते हैं ना। ओके, कि फॉर एग्जांपल आपने कभी हमारा पुराना जैसे ट्रेडिशनल इंडियन किचन देखा है? ट्रेडिशनल इंडियन किचन देखा है? नो मैम नहीं। ट्रेडिशनल इंडियन किचन में चूल्हा वगैरह या बैठ हाँ के हाँ खाना देखा बनाते है। हैं। ओके। ओके, लेकिन आज हमारे यहाँ पे सबके घर में मोस्ट प्रॉब्ली कैसा है, स्टैंडिंग किचन है, स्टैंडिंग किचन है। यस मैम गैस है। ओके, स्टैंडिंग किचन है, फिर ट्रॉली होती है, फिर कपबोर्ड होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है। ये सब हमारे मीन्स हमारा हमारा ट्रेडिशन नहीं है, हमने बाहर से कुछ अपनाया है। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ यस रहा है? मैम। यस मैम। हाँ, तो ये बाहर से, क्योंकि मैम। उन्होंने सिर्फ अपने देश से पूरता सीमित नहीं रखा है, बाहर से भी हमारे देश में भी आया है। फॉर एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं ना, दूसरा आपको एक एग्जाम्पल देना हो तो फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आप सब कुछ खाते हैं ना, ये सब कुछ खाते हैं ना, तो उनके देश तक ही सीमित रहा क्या मैकडोनल्ड्स? मैकडोनल्ड्स नो मैम नहीं। नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये काम कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड तक वो चीज़ें पहुंच रही है। द एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन वन यूनिट, ऐसा। अभी उसका प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये उसका डेफिनेशन है। आप लिखना चाहेंगे? आप लिखना चाहेंगे? यस मैम। हाँ, लिखो। यस मैम। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिखो। डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखा? टाइटल लिखा आपने? यस मैम। हाँ, globalization is the process of rapid integration rapid integration or interconnection
interconnection between the two countries. Between the two countries. ये समझा? समझा? Yes, ma'am. हाँ, Yes, सो ma'am. दैट इज द थिंग कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो मैं दूसरों को देने की कोशिश करूंगी, अगर दूसरे के पास कुछ अच्छा है तो मैं उसको अपनाने की कोशिश करूंगी. इंटरकनेक्शन. एम आई राइट? इंटरकनेक्शन. Yes, ma'am. सोच बदलना, लोगों से मिलना, लोगों का नया नया तौर तरीका अपनाना. हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मॉल सिस्टम नहीं था, मॉल सिस्टम अभी स्टार्ट मीन्स मॉल बढ़ रहे हैं, तो ये हमने दूसरे देशों से अपनाया है कि एक ही जगह आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, आपको 10 जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ द थिंग. That is the thing. Okay. The term is sometimes used to refer specifically economic globalization of the national economies into the international economy through the trade, foreign direct investment, capital flows, migration, spread of technology. Globalization is not the phenomenon. It began in the 19th century. ये important है. कब start हुआ globalization? It began in the 19th century, but it slowed down during the period from the start of First World War until the third quarter of 20th century. This slowdown can be attributed to the inward-looking policies pursued by the number of countries in order to protect their respective industries. तो ग्लोबलाइजेशन का हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई आजकल की बात नहीं है, वो 19th सेंचुरी से मीन्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब से वो स्टार्ट हो रहा था, तब से वो स्टार्ट हो चुका था. और उसकी इम्पैक्ट हमें कब तक दिखाई दी कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी जब भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों देशों को उस पर इम्पैक्ट होता है, दोनों देशों पे इम्पैक्ट होता है. एम आई राइट? दोनों देशों पे उसकी इम्पैक्ट Yes, होती ma'am. है, लॉस होता Yes, है, ma'am. इकोनॉमिकली लॉस ज़्यादा होता है. ज़्यादा लॉस उसको फिर हम कैसे कवर करें, तो फिर ये गवर्नमेंट पे क्या हो जाता है, बर्डन आ जाता है, सब पे बर्डन आ जाता है. ओके. तो ये हम बात कर रहे हैं कि हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरकनेक्शन एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, दो कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए, तो वो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम में आता है. कि फॉर एग्जांपल कि किसका आवाज आ रहा है, किसका आवाज आ रहा है ये. दूसरी बात है कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था कि जैसे हम कोई भी युद्ध के लिए या वॉर के लिए इक्विपमेंट किसी देश से लेते हैं तो उसको हमें पैसा देना पड़ता है. एम आई राइट? उसको हमें पैसा देना Yes, पड़ता है. ma'am. हाँ, कि फॉर एग्जांपल हमारा जो हमारा इंडिया का जो हम बोलते हैं मसाले होते हैं, गरम मसाले, या फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि मैंगोज होते हैं, तो वो भी कोई देश खरीद रहा है तो उसको भी पैसा देना पड़ता है. एम आई राइट? तो वो देश Yes, ma'am. सिर्फ हमारे देश तक सीमित तक नहीं रहता, पूरे वर्ल्ड में उसका उसको हम बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो कोने कोने में पहुंच रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन. और जिससे क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ता है. कि फॉर एग्जांपल हम ये जो सबसे वॉर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, युद्ध में खेले जाने वाले ये